आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मुल्क में दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद के 6-7 दहशतगर्द दिल्ली में हमला करने की फिराक में हैं। इनके पंजाब के फिरोजपुर इलाके में होने का इनपुट मिला है। पुलिस और खुफिया अमला अलर्ट पर है। आपको बता दें कि जुमेरात की सुबह जम्मू से 4 हथियारबंद लोग एक इनोवा कार छीन करके पंजाब की ओर भाग गए थे। इन चारों के दहशतगर्द होने के खदशे के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इन लोगों के फिरोजपुर बॉर्डर एरिया में छिपे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियों ने एहतियातन फिरोजपुर का पूरा बॉर्डर एरिया सील कर दिया है और चौकसी बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 6-7 मिलिटेंट पंजाब से दिल्ली जाने की फिराक में हैं और सभी सीनियर ऑफिसर्स को निजी तौर पर जांच के ऑर्डर दे दिए गए हैं। वहीं टैक्सी स्टैंड की हम अब अगर बात करते हैं, जहां से मिलिटेंट्स गाड़ी लूटकर पंजाब की तरफ फरार हुए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों ने पठानकोट के लिए टैक्सी हायर की और फिर बंदूक के दम पर इसे हाईजैक कर लिया, जिसे लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज है और खुफिया जराए बता रहे हैं कि लोगों ने टैक्सी हायर की और उसके बाद इसे अगवा कर लिया। टैक्सी स्टैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिलिटेंट्स गाड़ी लूटकर पंजाब की तरफ फरार हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों ने पठानकोट के लिए टैक्सी हायर की थी और उसके बाद बंदूक के दम पर इसे हाईजैक कर लिया और इसको लेकर पंजाब से दिल्ली तक अलर्ट जारी है। तो खुफिया महकमे ने सख्त अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें एक बार फिर से सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं और दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद के 6 से 7 दहशतगर्द दिल्ली में हमला करने की फिराक में हैं। इनके पंजाब के फिरोजपुर इलाके में होने का इनपुट मिला है। पुलिस और खुफिया अमला अलर्ट पर है। आपको बता दें कि जुमेरात की सुबह जम्मू से 4 हथियारबंद लोग एक इनोवा कार छीन करके पंजाब की तरफ भागे थे। राजन वैद्य हमारे साथ जुड़ गए, हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट जम्मू से फोन लाइन पर। राजन, आपके पास क्या इत्तला है इस खबर के बारे में? जी इमरान, मैं आपको बता दूं कि मंगल की रात को जो जम्मू रेलवे स्टेशन से इन्होंने जो गाड़ी एक इनोवा ली थी, उसके बाद उस ड्राइवर को माधोपुर का इलाका है जम्मू पठानकोट जो एक कहेंगे बॉर्डर है, वहां पे जो है उसको एक रिवॉल्वर दिखाकर उसके ड्राइवर को गाड़ी पे कब्जा कर लिया। उसके बाद से ये लोग गायब हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस भी अलर्ट पे है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और दिल्ली तक जो है अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये माधोपुर से किसी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि हिमाचल का भी बॉर्डर जो है वो जम्मू कश्मीर से ज्यादा दूर नहीं है। वहां से पंजाब साथ में है और पंजाब से अगर निकल पाते हैं तो दिल्ली भी इनका एक मंशा हो सकती है, जिसके चलते अलर्ट घोषित किया गया है। इन 4 जो ये है नौजवान, ये यही खदशा है, ये पाकिस्तान से कहीं जो है इंफिल्ट्रेशन करके आए हैं और जो इनका असेंट है, जो बोलने का तरीका है वो पंजाबी है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पंजाब के किसी प्रांत से, जो पाकिस्तान की तरफ पंजाब है उसके उस तरफ से जो है यहाँ आए होंगे और यहाँ पे इनका कोई ओवरग्राउंड वर्कर हो सकता है, कोई इनको मदद मिली हो सकती है, जिन्होंने इनको बताया होगा कि टैक्सी कहाँ से मिलती है और इन्होंने फेक आईडी के ऊपर भी टैक्सी बुक की है एक मेजर के नाम से, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ये इनका जो प्लान है वो बड़ा है, क्योंकि अगर ये अटैक करना चाहते तो जम्मू से माधोपुर तक कई सेना की यूनिट्स हैं, सेना के कैंप्स हैं, वहां पे इन्होंने हमला नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं पठानकोट एक बड़ा जो एक एरिया है जहां पे पहले भी अटैक हो चुका है एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर। इस वक्त इस सब के चलते जो है हाई अलर्ट घोषित किया गया है और किसी भी तरह का चांस नहीं लिया जाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस, हिमाचल पुलिस और दिल्ली तक जो है इंटेलिजेंस वो इस वक्त अलर्ट में है और कोशिश यही है किसी भी तरह इसको ट्रेस किया जाए, क्योंकि जब तक ये गाड़ी ट्रेस नहीं होगी, ये लोग ट्रेस नहीं होंगे, कोई ना कोई ये डर बना हुआ है कि किसी वक्त एक बड़ा हमला हो सकता है। जी
बिल्कुल किसी भी वक्त ये बड़ा हमला हो सकता है, इसको लेकर के अलर्ट। शुक्रिया आपका जम्मू से इस पूरी जानकारी के लिए राजन वैद्य। तो आपको बता दें ये तस्वीरें हैं उन मिलिटेंट्स की जो कि बड़े दहशतगर्दाना हमले की फिराक में दाखिल हुए हैं। और ये जैसा कि राजन बता रहे हैं, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये पाकिस्तानी पंजाब के हिस्से से आए हुए लोग हो सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले की मशहूर वकील दीपिका सिंह राजावत को मुतासिरा के कुनबे ने हटा दिया है। बच्ची के वालिद ने पठानकोट में वकील दीपिका सिंह राजावत को केस से हटाने की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इस साल जनवरी में जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से हुए रेप का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार इसके पीछे की वजह मुतासिरा की वकील है। मुतासिर कुनबे ने वकील दीपिका सिंह राजावत को हटा दिया है। मुतासिरा के वालिद का कहना है कि उन्हें राजावत पर यकीन नहीं रहा। बच्ची के वालिद ने दीपिका राजावत को मुकदमा लड़ने के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी वापस ले ली है। मुतासिरा के वालिद ने पठानकोट कोर्ट में एक अर्जी देकर दीपिका को हटाने की मांग की। इसके पीछे उन्होंने दीपिका की तरफ से जान के खतरे का हवाला, केस में कम इंटरेस्ट लेना बताया और इसलिए वो सिर्फ 2 या 3 बार ही कोर्ट आ पाईं। हालांकि मुतासिरा के वालिद के इस फैसले से खुद दीपिका राजावत भी हैरान हैं। उन्होंने इसकी जांच का मुतालबा भी किया है। आज की डेट में अगर फादर ये एप्लीकेशन फाइल करता है तो इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि व्हाट हैज़ मेड हिम टू फाइल दिस एप्लीकेशन। देखिए, मैं आई नेवर गेट इनटू ब्लेम गेम एंड आई वुड नेवर आस्क हिम कि भाई आप विक्टिम के फादर हैं तो आप आज तक कितनी बार अपेयर हुए हैं पठानकोट में, कितनी बार कोर्ट में केस आप अपेयर हुए हैं। तो दिस सीम्स अ बिट फिशी बिकॉज जो फादर कभी भी अपेयर नहीं हुआ, आई थिंक एक बार अपेयर हुआ है। व्हाट मेड हिम टू फाइल दिस एप्लीकेशन against me, and this application I'm seeing first time in my career also। मैं स्टेट केस है तो स्टेट केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स are the people who actually play the role in criminal trials and वो prosecution को represent करते हैं, state को represent करते हैं। Yes, I had filed my वकालतनामा because I wanted to keep check, I wanted to visit Pathankot, but then my health issues, my commitment, my professional commitments at Jammu, my daughter, my family, it was getting difficult for me to appear every day there in the court because see, it is almost 150 kilometers away from my place and whole day is consumed in up and down, whole day is consumed। एक बात कहना चाहूँगी कि since I am also a lawyer, I have my practice at Jammu, my independent practice at Jammu, तो I don't have any associate with me। तो अगर मैं पठानकोट रोज जाती हूँ, ट्रायल अटेंड करती हूँ, तो उसमें ऑल टुगेदर मेरा वर्क जो है, जो पेड वर्क है मेरा एट जम्मू, वो सफ़र करता है। जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने दीपिका मामले में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बोला कि बच्ची के साथ बुरा हुआ और उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने इस मामले को सियासी और मजहबी रंग भी देने की कोशिश की है। उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी हत्या हुई, ये इंसाफ तो ज़रूरी है। और विशेष करके वो लोग जिन्होंने खामखा इसको समाज विरोधी तत्वों ने इसको एक इशू बनाने का प्रयास किया और विशेषकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसका सहारा लिया, वो बहुत गलत है। और दूसरा जो सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। राजावत को जो C28 कोठी दी गई थी तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। मामले पर कुछ सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं जो मुतासिर कुनबे के इस फैसले को अफसोसनाक बता रहे हैं। प्रारंभिक दौर में वकील की जो भूमिका थी उसको सभी वर्गों ने सराहा था, लेकिन परिवार के सदस्यों के, पीड़ित परिवार के सदस्यों के द्वारा उन पर इस तरह के आरोप लगा कर हटाना जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रोफेशन के अंदर भी इस तरह के तत्व शामिल हो गए हैं जो पीड़ितों के इमोशनल सेंटीमेंट को या उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की आड़ में
कुछ पैसे का या कोई और तरह का शोषण भी कर सकते हैं। पूरा मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि वकील दीपिका राजावत की सफाई पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। दीपिका ने कहा कि वो जाती वजूहात से कोर्ट नहीं जा पाई हैं, तो सवाल उठता है कि उन्होंने ये जाती वजूहात कोर्ट को क्यों नहीं बताई। दीपिका ने मुतासिरा के वालिद के लिए कहा है कि वो कोर्ट नहीं आते, तो सवाल है कि क्या ये शिकायत उन्होंने पहले मुतासिरा के वालिद से की। दीपिका ने कहा है कि उन्हें हटाने की साजिश हो रही है। सवाल है कि केस से दीपिका को हटाकर किसी को क्या फायदा होगा। एडवोकेट दीपिका राजावत ने पहले कहा था उन्हें धमकियां मिल रही हैं, फिर भी वो बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगी, लेकिन इसके बाद वो सुनवाई में मुस्तकिल तौर पर नहीं जा पाई। आखिर क्यों वो केस से पीछे हट रही थी? उन्हें जान का खतरा था तो उन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं ली? ये कुछ सवाल हैं जो अब इस मामले में उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। मंदिरों के शहर जम्मू को आखिरकार 9 साल बाद मेयर और डिप्टी मेयर मिल गया। बीजेपी के चंद्र मोहन गुप्ता ने 45 वोट हासिल करके इस ओहदे पर कब्जा किया है, जबकि पूर्णिमा शर्मा ने 48 वोट हासिल करके डिप्टी मेयर की कुर्सी हासिल की है। मेयर ओहदे के लिए हुए इंतखाबात में कुल 2 उम्मीदवार मैदान में थे। चंद्र मोहन गुप्ता के अलावा आजाद उम्मीदवार विजय चौधरी भी इंतखाबी मैदान में थे। भले ही वो हार गए, लेकिन 30 वोट हासिल करके उन्होंने सबको चौंका दिया। बीजेपी के अपने 43 कॉर्पोरेटर थे, यानी चंद्र मोहन गुप्ता अपने साथियों का वोट हासिल करने के साथ साथ 2 आजाद उम्मीदवारों का वोट हासिल करने में भी कामयाब रहे। चंद्र मोहन गुप्ता शनिचर को मेयर की कुर्सी संभालेंगे। दोनों ही मेंबरान ने मेयर डिप्टी मेयर के तौर पर शहर की तरक्की को तवज्जो देने का ऐलान किया। पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है, इलेक्शन लड़ने के बाद भी सरकार ही बननी है, और मुझे विश्वास है कि आने वाला जो दौर होगा भारतीय जनता पार्टी का दौर फिर से शुरू होगा। जो घुसपैठ करके अंदर आएगा वो पांव पर चल के तो आएगा, लेकिन कंधों पे उठा के वापस भेजेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक मारेंगे, कोई स्नाइपर स्नूपर नहीं। कब तक मारेंगे सर्जिकल स्ट्राइक? मार मार के बुरी हाल करेंगे इनकी। इधर जम्मू में हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद्य ने नवमंतखब मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से खास बात की। कश्मीर सूबे के बाद जम्मू में भी जो है बीजेपी का जो है मेयर जीत चुका है। चंद्रमोहन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन जी, हालांकि निश्चित था, लेकिन 2 वोट ज्यादा ही मिले। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मेरे संगठन की जीत है। ये जीत हमारे एक कार्यकर्ता की जीत है। जो कॉर्पोरेटर मेरे साथ जीत के आए 43, उनका दृढ़ निश्चय था, उनकी जीत है। विशेषकर वार्ड नंबर 33 से मैं दोबारा कॉर्पोरेटर बना हूँ। पार्टी ने मुझे दोबारा मैंडेट दिया, उसके बाद मैं वहाँ से जीत के आया 700 वोटों से, और पार्टी ने मुझे मेयर का प्रत्याशी बनाया। मैं अपने संगठन का बहुत आभारी हूँ कि मेरे एक ऐसे ऑर्डिनरी जो कार्यकर्ता है उसको ये मुझे मैंडेट दिया, तभी मैं आज ये अभी मेयर चुन के आया और आपके सामने खड़ा। प्राथमिकता क्या रहेगी? आपको लगता है कश्मीर में भी जुनैद मट्टू को बीजेपी ने सपोर्ट किया था, अब आप भी यहाँ पे आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में एक बीजेपी का जो बेस था वो अच्छा खासा बन चुका है ग्रास रूट लेवल पे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर भारतीय जनता पार्टी का डंका बज चुका है। जब हम पहले 2005 में जीत के आए थे, हमारे 25 कॉर्पोरेटर जीत के आए थे। एक हमारे साथ शिवसेना का सहयोग करता था। लोग कहते थे कि बीजेपी को 1 सीट नहीं मिलेगी एमएलए के अंदर, मैं कहता था 21 सीट मिलेंगी, और 25 सीट हम जीते। उसके साथ एक हमारा आज नॉमिनेशन वाला एमएलए है प्रिया सेठी जी, 26 एमएलए हैं हमारे। आज हम 43 जीत के आए हैं। आने वाले समय में जब भी असेंबली के चुनाव होंगे, हम 43 और 1+1 44 करके जीतेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू का अपना एक मेयर बनाएंगे, जम्मू का एक हिंदू मेयर बनाएंगे। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। ये आने वाले समय हिंदू सीएम बनाएंगे। एक आखिरी सवाल ये होगा कि अब श्रीनगर स्मार्ट सिटी और जम्मू स्मार्ट सिटी, अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मरकज में, सेंटर में आप हैं, स्टेट में बीजेपी है, मेयर भी बीजेपी से ही सपोर्टेड हैं, अब दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। माननीय राम माधव जी पिछले दिनों आए थे, हमारे सीनियर लीडर से बातचीत हो रही है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 300 करोड़ रुपया आने वाला, इमीडिएट आने वाला है। वैसे तो 1000 करोड़ रुपया आ रहा है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए काम करने के लिए। हम 75 के 75 कॉर्पोरेटर 24 घंटे भी काम करेंगे, तब भी हम इतना पैसा लगवा नहीं सकते। कोई पैसे की कमी नहीं है। अब हम सब जम्मू वासियों के, अपने जो कॉर्पोरेटर जीत के आए हैं उनसे, शहर वासियों से, जो NGOs हैं, जो ट्रेड एसोसिएशन हैं, सबको साथ लेके। एक सवाल यहाँ ये उठता है, आप मेयर हैं, अब आप बीजेपी के मेयर हैं या जो 75 काउंसलर हैं उनके मेयर हैं? जब तक मैं लड़ रहा था मेयर का चुनाव, तब मैं बीजेपी का कैंडिडेट था, प्रत्याशी था।
अब जीतने के बाद मैं पूरे जम्मू प्रोविंस का, पूरे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का तो मेयर हूँ, पूरे जम्मू प्रोविंस का एक एक वासी का मैं मेयर हूँ, मैं नुमाइंदा हूँ। मैं पहले भी 2 बार कॉर्पोरेटर, दूसरी बार कॉर्पोरेटर चुना गया। मैं जो भी काम करता हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के करता हूँ, कास्ट टीट है ऊपर उठकर करता हूँ, गरीब के लिए करता हूँ। जो मेरी माता बहन जो बिल्कुल पूरेस्ट है, मेरी पहली प्रायोरिटी वो होती है। चंद्रमोहन गुप्ता, जिनका कहना है 24 घंटे काम करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी अवश्य बनाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो 9 साल बाद जम्मू को मेयर मिला है चंद्रमोहन गुप्ता। 45 वोट हासिल करके इस ओहदे पर काबिज हुए हैं, जबकि पूर्णिमा शर्मा ने 48 वोट हासिल किए। हमारे साथ राजन वैद्य, हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, आपने भी बात भी की, बहुत जोश अभी जो मेयर मुंतखब हुए हैं और होना भी चाहिए, कुछ कर गुजरने की उनमें ललक भी दिखाई दे रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? जम्मू में कितना काम जरूरी है, क्या अहम काम जरूरी है? आप जम्मू के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, आप जम्मू की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, ये जरूर बताइए कि क्या चैलेंजेस रहेंगे इस मेयर साहब पर, और जो खासतौर से काउंसलर इस वक्त जो चुने गए हैं और या जो डिप्टी मेयर चुनी गई हैं। देखिए इमरान, अगर हम कहें कि बीजेपी का जो ग्राफ है जम्मू कश्मीर में वो लगातार बढ़ा है पिछले कई सालों में, तो ये गलत नहीं होगा। हमें याद है जब ये कहा जाता था जम्मू में कि बीजेपी का एक ही एमएलए था किसी वक्त में, बीजेपी के नुमाइंदे नहीं जीत सकते, और फिर 2008 में 11 जो है बीजेपी एमएलए जीते, और 2014 में वो आंकड़ा 25 तक पहुंच गया। अब बीजेपी का जो लक्ष्य है 44 प्लस, जो 44 प्लस है, अब उसके भी दावे शुरू हो चुके हैं। जो जोश है वो आप देख सकते हैं, देखते ही बनता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हुकूमत तो बनाई पहले, उसके बाद जो ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है, यहाँ से जो उनके लोग आए हैं, यही कल उनके नेता बनेंगे, यही उनके पार्लियामेंट इलेक्शन में काम करेंगे, यही उनके असेंबली इलेक्शन में काम करेंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी अब जो है काफी मजबूत हो चली है पिछले कुछ सालों में। हालांकि दावे बहुत हुए, लेकिन बहुत लोगों का गुस्सा भी था, ये भी कहना गलत नहीं होगा। बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भी था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कमजोर नीतियां हैं उसकी, खासकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कभी सड़कों पर नहीं आ पाई, कभी उन्होंने बीजेपी की जो कमियां थी उनको लोगों के सामने लाने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित हुए। उसका सीधा फायदा जो है इस वक्त बीजेपी को मिलता है, और आज के वक्त इमरान बीजेपी से बड़ी पार्टी इस वक्त जम्मू कश्मीर में दूसरी नहीं दिखती है। जी इमरान, जम्मू स्मार्ट सिटी भी बनने जा रही है और यहां पर एक नया कॉर्पोरेशन भी अब तैयार हो गया है, तो बहुत अहम काम होने हैं, बड़े चैलेंजेस भी हैं। अब देखना यही होगा कि कैसे इन कामों को आगे बढ़ा जाता है। बहुत शुक्रिया राजन वैद्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने अपने वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद की है। अफरीदी ने इमरान खान के बारे में कहा कि उनसे पाकिस्तान के 4 स्टेट भी नहीं संभल पा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को कश्मीर की फिक्र नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। हालांकि शाहिद अफरीदी ने ट्वीट करके सफाई दी और कहा कि मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कश्मीर कोई इशू नहीं है, जो वहां पे लोग रहते हैं, मैं कहता हूं चलो पाकिस्तान को नहीं चाहिए कश्मीर, इंडिया को भी ना दो, कश्मीर अपने एक मुल्क बने, एटलीस्ट इंसानियत तो जिंदा रहे ना। जो इंसान मर रहे हैं वो तो ना हो ना यार। नहीं चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे, आप इंडिया को भी नहीं दो, पाकिस्तान को भी नहीं चाहिए कश्मीर। कश्मीर को अपने रहने दो, अपना रहने दो उनको। इंसानियत बड़ी चीज है, जो वहां पे लोग मर रहे हैं तकलीफ होती है, कहीं पे भी इंसान मरता है चाहे वो किसी भी मजहब का हो, तकलीफ होती है एज ए इंसानियत। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, वो पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे हैं तो कश्मीर क्या संभालेंगे, कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। सर, शाहिद अफरीदी ने बोला है कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, 4 प्रोविंस भी वो संभाल नहीं सकते, क्या कहते हैं? बात तो ठीक कहा उन्होंने, वो ठीक कहा उन्होंने, वो पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे हैं, कश्मीर क्या संभाल पाएंगे? कश्मीर के बारे में कुछ सवाल ही नहीं, कश्मीर भारत का पार्ट था, है और रहेगा। सुरनकोट तहसील से जुड़ा जड़ा वाली गली में बोतको आर्मी और पुलिस ने कश्मीर नंबर की एक टवेरा कार से 2 मिलिटेंट्स को 2 AK-46 राइफल्स के साथ गिरफ्तार किया है। 5 दीगर मिलिटेंट्स को जो कि पहले ही गाड़ी से उतर गए थे, उनकी तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेस ने
10 से ज्यादा गांव में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी, जो देर रात तक जारी रही। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया एजेंसियां पकड़े गए मिलिटेंट से कड़ी पूछताछ करके उनके नापाक मंसूबों का पता लगा रही हैं। जरा के मुताबिक 7 से 8 मिलिटेंट्स का यह दस्ता हाल ही में सरहद पार से दरअंदाजी करके पंचायत इंतखाबात में गड़बड़ी करने के इरादे से दाखिल हुआ है। सुरनकोट में 2 दिन बाद 17 नवंबर को पहले मरहले की वोटिंग होनी है। ऐसे में मिलिटेंट्स की मौजूदगी को बेहद संजीदगी से लिया जा रहा है। SDPO मेंढर, DSP हेडक्वार्टर, DSP DR, DSP ऑप्स, DSP सुरनकोट, हेडेड बाय एडिशनल SP, हमने आर्मी के एसोसिएशन 6 सेक्टर RR उनके थ्रू हमने जितने कट ऑफ पॉइंट्स थे वहाँ पर नाके लगवाए और इन द रिजल्ट ऑफ विच हमने 2 बंदे, एक आकिब अहमद भट्ट सन ऑफ बशीर अहमद भट्ट रेजिडेंट ऑफ खदरमो पुलवामा और दूसरा इसका एसोसिएट जो है शबीर अहमद डार सन ऑफ गुलाम मोहिद्दीन रेजिडेंट ऑफ नामन काकापुरा, इनको अप्रहेंड किया। इनके अप्रहेंशन के बाद में हमें वहाँ से इनके पोजीशन से जो टवेरा गाड़ी लेकर के जा रहे थे वहाँ उन्होंने 2 AK-56 राइफल्स, 2 मैगजीन्स, 60 राउंड्स और लेटर ऑन इन्हीं की कन्फेशन पर हमने इन्होंने जो जगह बनाई हुई थी टवेरा में उसमें से 4 ग्रेनेड हमने इनके कस्टडी से रिकवर किए। और पंचायत इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार ढोल नगाड़ों की आवाजों के बीच अपना पर्चा दाखिल करने पहुंच रहे हैं। जम्मू के ओल्ड सतवारी के वार्ड नंबर 2 से चमन लाल चौधरी ने सरपंच ओहदे के लिए अपना नॉमिनेशन भरा। उनके साथ उनके कई हामी भी मौजूद रहे। वहीं RS-पुरा के जगदू चक पंचायत से भी राजेंद्र सिंह ने अपने हामियों के साथ पहुंचकर नॉमिनेशन फाइल किया। उम्मीदवारों ने कहा कि अगर वो जीत हासिल करते हैं तो वो अपनी पंचायत की तरक्की के लिए हर मुमकिन काम करेंगे। सरपंच इलेक्शन लड़दा पिया और मैं लोगों का काम करांगा और अच्छे वोट नमी जितान मैं सारे काम इन्हें पूरे करांगा। मेरा नाम रजिंदर सिंह है, मैं वार्ड नंबर 1 ਤੋਂ उम्मीदवार हूं पंच ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਲੀ ਕੁੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ साथ देंगे। भदरवाह से 5 किलोमीटर दूर वाक़े डांडी गांव में पंचायत इंतखाबात से पहले वार्ड को AC कोटे के लिए रिजर्व करने के खिलाफ लोगों ने जमकर मुजाहरा किया। मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इस दौरान लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। मकामी लोगों की माने तो आसपास के इलाकों में आबादी के मुताबिक सीटें रिजर्व की गई हैं, लेकिन डांडी में एक कास्ट के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर 3 जात के लोग रहते हैं। ऐसे में इसे रिजर्व नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। तो 7 वार्डों में 4 वार्ड ऐसे हैं जो सिर्फ ST के ही हैं, जिसमें दूसरी कैटेगरी का कोई आदमी नहीं रहता है, वो तो है ही उनके। इसके अलावा एक वार्ड है जिसमें सिर्फ राजपूत रहते हैं, वो वार्ड भी उन्हीं का है। तो एक वार्ड है जिसमें शेड्यूल कास्ट ही रहते हैं, वो वार्ड भी उनका ही है। तो एक ही वार्ड है पहला नंबर का जिसमें 3 कास्टें रहती हैं और ये रिजर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ओपन होना चाहिए ताकि 3 कास्टों में कोई भी लड़ सके। इधर NIA ने पाकिस्तान की हामी जम्मू कश्मीर की अलादगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी और उनकी 2 साथी सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दुख्तनाने मिल्लत की सदर आसिया और उनकी दोनों साथियों पर सोशल मीडिया और दूसरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्जाम है। आसिया और उनकी दोनों साथियों पर इल्जाम है कि वह वादी में पाकिस्तान की हिमायत से भारत के खिलाफ सरगर्मियों को अंजाम देती है। NIA की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चार्जशीट में आसिया समेत तीनों को मुल्जिम बनाया गया है। आसिया और उनके दोनों साथियों पर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और कुछ पाकिस्तानी चैनल्स पर भारत के खिलाफ भड़काऊ स्पीच देने, गैर कानूनी सरगर्मियों में शामिल होने और भारत के खिलाफ लोगों को उकसाने का इल्जाम लगाया गया है। ऐसे कई वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें उनको हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। NIA का दावा है कि आसिया की तरफ से दहशतगर्दों को भी मदद दी जा रही थी और इस साल जुलाई में NIA ने आसिया और उनकी दोनों साथियों को गिरफ्तार किया था। पुंछ जिले में कई जगह पानी और बिजली की सप्लाई न होने से लोग PHE और इलेक्ट्रिक सिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ कई दिनों से एहतजाज करते रहे हैं और टाउन के कानुआ गांव में पानी और बिजली की सप्लाई न होने से परेशान होकर मकामी लोगों ने जम्मू पुंछ रोड पर जाम लगाकर एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक सिटी डिपार्टमेंट और PHE महकमे की लापरवाही के चलते गांव के लोग कई महीनों से परेशान हैं। गांव में न तो पानी मिल रहा है और न ही बिजली सप्लाई हो रही है। मुतालिक महकमों को अफसरान से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। SHO पुंछ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को जल्द ही उनकी परेशानी हल करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद लोगों ने एहतजाज खत्म किया और रोड पर लगा हुआ जाम खुल सका।
अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो 2 घंटे में सॉल्व हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं आता। वोटों के टाइम हमसे वोट मांगने आ जाते हैं और ये 4-5 दिन से यहाँ पे हमारे अहमद अंकल है, वो टैंकर पानी का लाकर ये मोहल्ले में बांटा उन्होंने पानी, हमें थोड़ी सहूलियत मिली। बट यहाँ पे हमें कोई पूछने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं वोट मांगने तो सभी आ जाते हैं, बट जो हमारी जाति यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है उनको कोई नहीं देखने आ रहा है। इधर पट्टन में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने 7 महीने की पेंडिंग सैलरी की मांग करते हुए जमकर एहतजाज किया, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स सड़क पर उतर आई और आईसीडी के आलमी हुक्काम के साथ रियासती सरकार के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए और 7 महीने की पेंडिंग सैलरी रिलीज करने जैसे कई तरह की मांगी की और कहा कि सैलरी नहीं मिलने से उनकी फैमिली परेशान है। उन्होंने रियासत के गवर्नर से परेशानी समझकर उसे हल करने की उम्मीद भी जताई। मेहरबानी और मेहरबानी करके बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर गरीब है जिनका गुजारा इसी से होता है। पिछले 7 महीने से हमें ना सैलरी मिल रही है ना कुछ, खासकर हमारी जो ड्यूटी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें मतलब जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो हमें 11 मेंटेन करनी पड़ती है, इसके हवाले से और हमें एनजीओ के साथ भी काम करना पड़ता है। अब मैं गवर्नर से इल्तिजा करती हूँ कि जो हमारी सैलरी है वो हमें महीने मतलब हर महीने में मंथ में छोड़िए। इधर सोपोर के माजबग से राफियाबाद को जोड़ने वाला ब्रिज पिछले 10 साल में अधूरा है, जिसके चलते आसपास के इलाके के लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों की माने तो पुल न बनने की वजह से फ्रूट ग्रोवर्स ट्रेडर्स के साथ साथ स्कूल जाने वाले तलबा और नौकरी करने वाले मुलाजमीन को भी परेशानी का सामना करना होता है। हालांकि वहां पर पहले से ही एक पुराना पुल मौजूद है जिसकी हालत बेहद खस्ता है, जिस पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा होता है। मकामी लोग सरकार और अफसरान से जल्द परेशानी हल करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के अफसरान से राब्ता कायम करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो पाई। ये फ्रूट की बात ही नहीं है, इसमें तो आप देखें यहाँ स्कूल पढ़ते हैं, वेलकन वाला स्कूल पढ़ता है, यहाँ और एक स्कूल है, यहाँ क्या नाम है इस स्कूल, एपेक्स स्कूल, और यहाँ पर एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, यहाँ वुमेन्स का डिग्री कॉलेज है, बॉयज़ का डिग्री कॉलेज है, हायर सेकेंडरी है। इसी पुल से ये बच्चे जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये कभी मतलब टाइम पर नहीं पहुँचते। जब हम इनकी अटेंडेंस देखते हैं तो इनको इनकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है। जम्मू के रूरल इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर हेल्थ सर्विस मुहैया कराने के मकसद से मोबाइल मेडिकल वैन लॉन्च की गई है और इस मोबाइल मेडिकल वैन से जम्मू और इसके आसपास के रूरल एरिया के तकरीबन 25,000 लोगों को फायदा पहुंच सकेगा। मोबाइल मेडिकल वैन को रियासत के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और गवर्नर के एडवाइजर के विजय कुमार ने लॉन्च किया। ये वैन भारत पेट्रोलियम की जानिब से दी गई है। अभी जो रोस्टर इनिशियली ये हमने प्लान किया है इनके साथ, वो ये किया है कि जम्मू की पेरिफेरी में जो विलेजेस हैं जैसे फलाया मंडाल हो गया, निकी तवी हो गया और आसपास के जो गांव हो गए, तो वो डायरेक्टर हेल्थ और चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ मिलके हम लोगों ने ये इनको कहा कि एक रोस्टर बना लें और आप किसी तरह से इन गाँव को कवर कीजिए स्टार्टिंग में। और जब ये वैन जाएगी गांव में तो सबसे पहले इनका ये कर्तव्य रहेगा कि वहाँ के जो पंच और सरपंच वगैरह हैं या वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनको एक बार पहले से ये जागरूक करेगी कि भाई हम लोग किसी दिन यहाँ पर आ रहे हैं। जिला रामबन के चंद्रकोट में जेपी कंपनी के स्टोर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि 5 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। पहले सभी जख्मियों को जिला हॉस्पिटल रामबन पहुंचाया गया, जहां से सभी को जम्मू रेफर कर दिया गया। खबर लगते ही जेपी कंपनी के अफसरान पहुंच गए, साथ ही पुलिस, फौज और मकामी इंतजामिया के अफसरान मौके पर पहुंचे और तहकीकात की। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह का पता नहीं चल पा रहा है, एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो अनलोड किए जा रहे थे, जो नॉर्मली कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। उस सिलेंडर को अनलोड करने के टाइम पर जो है वहाँ कुछ जो प्रॉब्लम हुई है, जो कि एक फ्लेयर ऑफ गैस वहाँ पर निकली है जिससे एक ब्लास्ट हुआ। उसमें 4-5 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं और अपेरेंटली ऐसा लगता है कि कुछ एक्सीडेंटल है, बट फिर भी हमने इसमें जो है कॉग्निजेंस ली है और इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
इधर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तय लोगों को बेदार करने की गरज से शोपियान के मिनी सेक्रेटरीट से आयुष्मान भारत रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शोपियान के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने रथ को हरी झंडी दिखाई। आयुष्मान भारत रथ शोपियान के तमाम गांव और ब्लॉक्स में जाकर लोगों को इस स्कीम के बारे में जानकारी देगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने स्कीम के बारे में तफसीली जानकारी दी और लोगों को इसके तय ज्यादा से ज्यादा बेदार करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि PMJAY स्कीम के तहत हर साल हर फैमिली को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराया जाएगा, जो कि फैमिली जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंस के तहत आती हैं वो इस स्कीम से फायदा उठा सकती हैं। कुल 6,966 कुनबे और 35,000 मुस्तफीज अफराद इस स्कीम के तहत कवर किए गए हैं। जिनको एक अपना गोल्ड कार्ड बनाना है, अपने जो नज़दीकी CHC सेंटर है उसमें जाके या अस्पताल केलर जैनपुरा और शोपियां का जो अस्पताल है वहाँ पे जाके अपना गोल्ड कार्ड ये प्रिंट करवाएंगे। हर एक मेंबर का एक गोल्ड कार्ड ये बनेगा, 15 रुपए की इसकी लागत है, लेकिन इससे इनको लगभग 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। जो भी कभी इनको खुदा न खास्ता कहीं पे कोई बीमार पड़ता है और उसको इलाज के लिए जाना पड़ता है और वहाँ पे जो खर्चा आता है तो 5 लाख तक का खर्चा जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। और हमारा जो फैमिलीज हैं 7,000 फैमिलीज है वो अचीवेबल टारगेट है। 30 नवंबर से पहले आराम से हो सकता है, लेकिन बशर्ते लोग इस चीज़ को खुद बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत के तई नौजवानों को बेदार करने की गरज से किश्तवाड़ में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। DC ऑफिस के अहाते में मुनक्किदा इस वर्कशॉप में विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स ने शिरकत की और वर्कशॉप में एंटरप्रेन्योर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में तफसीली जानकारी दी गई ताकि वो लोगों को इस स्कीम की अहमियत और आफादियत से रूशनास करा सके। फैमिली के हाउस होल्ड को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, जिसके तहत मैंने अपने सारे ब्लॉक्स के VLEs को बुलाया यहाँ पे और उन्हें आज हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जिसमें मैंने उन्हें बताया कि BIS पोर्टल्स में कैसे काम किया जाता है। अपने VLEs को ट्रेन किया ताकि हर फैमिलीज को ये सहूलियत पहुँचे। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसका लोगों को क्या बेनिफिट मिले, उसके लिए गवर्नमेंट एक गोल्डन कार्ड जो है वो लॉन्च कर रही है, तो उसके बारे में आज इन्होंने हमें यहाँ पे सिखाया। इधर गांधरबल में ट्रैफिक की खराब सूरत हाल से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला की सदारत में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में तय किया गया कि ट्रक और ट्रिपर्स मेन मार्केट रोड पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक नहीं चलेंगे। इसके साथ ही मीटिंग में रोड सेफ्टी, मुख्तलिफ रूट्स पर ब्लाइंड स्पोर्ट्स खासतौर से स्पॉट्स की शिनाख्त, टूटे बैरियर्स की तामीर जैसे मसाइल पर भी अहम गुफ्तगू हुई। वहीं मीटिंग में नए तामीर शुदा बस अड्डे को 5 दिन बाद ट्रांसपोर्टर्स के लिए शुरू कराने को भी मंजूरी दे दी गई। ट्रैफिक कंजेशन हो रहा था, वी थॉट इमीडिएटली एक मीटिंग ली जाए जिसमें एसोसिएशंस के भी लोग थे, ट्रांसपोर्ट यूनियन के भी लोग थे। तो कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस इसमें दिए गए हैं और जो लास्ट मीटिंग में जो डिसीजंस दिए गए, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन इसमें ये है कि गांधरबल तौहीद चौक से बिहामा चौक तक ट्रक और टिपर मॉर्निंग 8 बजे से शाम के 6 बजे तक उनकी एंट्री नहीं की जाएगी। विद इन 5 डेज अब ये बस अड्डा ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। मैं इसमें आम पब्लिक का ताउन चाहता हूँ, बिकॉज जब भी एक नया बस अड्डा शिफ्ट किया जाता है उसमें कई तरह के प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं। आई वांट कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक ताकि डिपार्टमेंट्स उसको एक सक्सेसफुली उसको अंजाम दें। DDC बड़गाम की सदारत में तहसील खान साहब के रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स में पब्लिक दरबार का एहतमाम किया गया, जिसमें कि सभी महकमों के अफसरान के साथ साथ मकामी इलाकों ने शिरकत की है और इस मौके पर लोगों ने अपनी अपनी ज़रूरियातों और परेशानियों को बताया। DDC ने अफसरान को लोगों की परेशानियां हल करने की हिदायत दी। फ्रूट ग्रोवर्स को बर्फबारी से हुए नुकसान का पता करके उनका हर्जाना देने पर भी यकीन दिलाया गया। इस मौके पर DDC ने R&B, PHE और PDD महकमे के अफसरान को हिदायत दी है कि जो ठेकेदार वक्त पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दे। अफसरान को एनक्रोचमेंट करने वालों पर कार्रवाई करने, सड़क, ब्रिज, पानी की सप्लाई और बिजली की प्रॉपर सप्लाई किए जाने समेत कई तरह की हिदायतें दी गई।
वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर होता है और जब होता है पूरे स्टेट का। तो डीडीसी बड़गाम का पब्लिक दरबार, लोगों ने जरूरतों और परेशानियों को रखा सामने। अफसरान को लोगों की परेशानी हल करने की हिदायत भी दी गई। है और उनको कार्ड देने हैं। और अब अनंतनाग से शाजिया की कहानी। अनंतनाग के गणेश बल की रहने वाली शाजिया महज 12 साल की है, लेकिन उनके कमजोर कंधों पर पहाड़ों से भी भारी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने की कोशिश में उनकी पढ़ाई छूट चुकी है और उनका बचपन भी जा रहा है। दस या 12 साल की उम्र में बच्चे घर का मतलब शायद ही समझते होंगे। गणेश बल की रहने वाली शाजिया भी शायद नहीं समझती, लेकिन घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। शाजिया के वालिद साल 2002 से ही लापता हैं। उस वक्त शाजिया महज 1.5 साल की थी। काफी तलाश करने के बाद भी शाजिया के वालिद सैयद अनवर नहीं मिले। सुबह का टाइम था, वो सुबह निकला घर से, कुछ पता नहीं चला, फिर वापस नहीं आया। अनवर की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन रियासती पुलिस ना तो उन्हें तलाश कर पाई और ना ही किसी तरह की जानकारी ही जुटा पाई। वक्त बीतता गया और अनवर के आने की उम्मीद भी धुंधली पड़ती गई। वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी ढूंढा, वहाँ पे भी नहीं था। बोले थे कुफारा में, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी नहीं था। जहाँ पे बोलते थे वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे कुछ नहीं होता था। फिर वहाँ से वापस आते थे, यहाँ से खुशी से जाते थे, वहाँ पे रोते रोते आते थे। शाजिया की परवरिश उसकी माँ ने की। घर का खर्च चलाने के लिए शाजिया की माँ आस पड़ोस के घरों में काम करने लगी। अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए दूसरों के घर बर्तन साफ करने लगी। किसी भी तरह शाजिया बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी, लेकिन अभी इस छोटे से कुनबे पर मुसीबतों के और पहाड़ टूटने थे। 6 महीने पहले शाजिया की माँ को बीमारी लग गई। उनका उठना बैठना बंद हो गया। इसके साथ ही बंद हो गया शाजिया का स्कूल जाना। जी हाँ, पढ़ती थी, लेकिन घर में छोड़ दी। जब मुझे प्रॉब्लम हो गई थी इसीलिए छोड़ दिया। घर में और कुछ मतलब, हम 2 ही माँ बेटी, अगर ये पढ़ती तो फिर घर का क्या होता है, इसीलिए। गायब हुए तो तब मैं 1.5 साल की थी। मैंने कभी भी अपने पापा को नहीं देखा। जब मैं अपनी फ्रेंड्स को अपने पापा के साथ देखती हूँ, मैं बहुत मिस करती हूँ। पापा के यहाँ ना होने पे मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं पहले पढ़ती थी, 1st नंबर पे आती थी, लेकिन मेरी मम्मा को 2 डिस्कें थी कमर में, फिर मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। अब 12 साल की शाजिया पर अपने साथ साथ माँ की देखभाल का भी जिम्मा आ गया। बीमार माँ की देखभाल और 2 जून की रोटी के लिए शाजिया ने भी माँ की तरह दूसरों के घरों में कपड़े बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया और स्कूल जाना बंद कर दिया। कैसे घर का खर्चा चलता है? जी मैं ही करती हूँ, यहाँ वहाँ जाती हूँ। किसी के घर कपड़े धोने या कुछ भी काम हो तो वही करना पड़ता है अपने लिए और मम्मा के लिए। अगर पापा होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ईंट की दीवार पर टंगे इस बैग को भी पता है कि शाजिया के कंधों पर अब किताबों का नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ है। रैक पर रखी ये किताबें 6 महीनों से पन्नों के पलटे जाने के इंतजार में हैं। शाजिया भी इसी इंतजार में है, लेकिन उसे न पापा मिले न मदद मिल रही है। ऐसी रिपोर्ट भी हमने लिखवाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब बोलते हैं ये वो। पहले पुलिस ने बोला ढूंढेंगी, फिर नहीं ढूंढा। उसके बाद बोला कि वहाँ पे डीसी ऑफिस में हमारा वहाँ पे केस था, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सब बातें करती लेकिन कुछ भी नहीं होता है। शाजिया ने अपने वालिद को नहीं देखा। इस तस्वीर को देखती रहती है और सवाल करती है कि मेरे बचपन को जिम्मेदारियों के तले दबाकर मेरे वालिद आखिर कहाँ चले गए। अनंतनाग से जी सलाम के लिए खालिद मुंतजिर की रिपोर्ट। तो नाज़रीन, ये हमने आपको इसलिए दिखाई ये बात कि देखिए किस तरह से हालात बदलते हैं और कितना मुश्किल वक्त एक बच्ची को
गुजारना पड़ रहा है। और कोशिश यही है हमारी इस रिपोर्ट को दिखाने की कि इस बच्चे की मदद हो, इसके माँ की मदद हो, ताकि इनकी जिंदगी कुछ बेहतर हो सके। पुंछ में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मस्जिदों और मदरसों में बड़ी ही अकीदत के साथ प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। 12 रबीउल अव्वल तक इसी तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे, त्योहार अमन चैन के साथ मनाए जा सके। इसी के मद्देनजर पुंछ की ईद मिलादुन नबी कमेटी ने औकाफ इंतजामिया से मुलाकात करके मीटिंग की। ईद मिलादुन नबी का इंतजाम किस तरह से है उसको लेकर बात हुई, और ईद मिलादुन नबी को देखते हुए भी जिला इंतजामिया ने कोई अभी तक इंतजाम नहीं किए हैं। मीटिंग में जामिया मस्जिद पुंछ के इमाम समेत कई इमाम मौजूद थे। यहाँ औकाफ की तरफ से जो है मिलाद कमेटी को कुछ डोनेशन मिलती है, जिसमें हम तबरुक का जो प्रोग्राम करते हैं वो भी इंशाल्लाह इन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि वो पूरा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। और मैं मिलाद कमेटी की तरफ से इस चीज़ का अफसोस जाहिर करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टिल डेट आज 6 दिन हो गए मिलाद के दिन जो शुरू हुए हैं, अभी तक मिलाद कमेटी को बुलाया नहीं गया और उनके साथ डिस्कशन कोई नहीं हुई। तो इसका दुख का इज़हार हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर करेंगे। हाफिज़ मजीद साहब हैं, इनकी सरबराही में यहाँ पे आए थे, और चेयरमैन मिलाद कमेटी के आफ्ताब गनई साहब। तो इनके काफ़ी सारे मुतालबात थे, जैसे कि जो इंतज़ामात होते हैं ईद मिलाद के दिनों में, जैसे पानी का मसला हुआ, बिजली का मसला हुआ, या फिर जो औकाफ की तरफ से जो डोनेशन रहती है इस मिलाद के सिलसिले में, उस सिलसिले में आज वही मीटिंग हुई। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जोर जफा, जहाँ पे दहशतगर्दी, जहाँ पे दूसरों को हिरासा करना, जहाँ के कमज़ोरों को बहुत ज़्यादा दबाना, और उसके अलावा अदल इंसाफ का फुकदान था, और पूरी दुनिया एक तारीकी के अंदर डूबी हुई थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आ करके अदल इंसाफ को आम किया और अदल इंसाफ का दर्स भी दिया है, और फिर औरतों की इज़्ज़त और उनके वक़ार का दर्स भी दिया है, और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने तालीम को, एजुकेशन को आम किया है, और पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने की सही बली की है। शहबाज की खानकाह फैज पनाह में जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में एक रूह परवर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कि कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। इस मौके पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और तालीमात व पैगामात पर रोशनी डाली गई। प्रोग्राम के आखिर में मुल्क की अमन अमान और सलामती के लिए दुआएं की गई। पीर पंजाल के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद राजौरी जिले के निचले इलाके में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं बर्फबारी के सबब मुगल रोड के 3 रोज तक बंद होने से राजौरी के मकामी और कारोबारी अफराद को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुगल रोड से होकर फल सब्जियां लेकर जाने वाली गाड़ियां भी ट्रैफिक बंद होने के चलते ठप पड़ी हुई है। बर्फबारी है, इस बार हमारी जो बर्फबारी है एडवांस में आई है, 20-25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मेरी गुजारिश है लोगों से कि कम से कम जो सर्दी है इस वक्त काफ़ी पीक पे है, आप तो थोड़ा सा खासकर जो बच्चे हैं उनको गर्म रखें, और कम से कम जो पानी है उसको जो हवा का रुख है वो खतरनाक है, तो आप कम से कम वार्म क्लॉथ का इस्तेमाल। जो बर्फबारी हो रही है इससे रोड ब्लॉक हो चुकी है और बहुत सर्दी है, इससे सर्दी पड़ गई है। पूरे हमारे रजौरी में भी, यहाँ भी बारिश हो रही है और पीछे बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक हो गई है और हमारा जो माल वगैरह आता था वो इस रोड से बंद, इस रास्ते से बंद हो गया। अब नीचे वाले रास्ते से आता है जम्मू से, जो कि वहाँ भी वन वे किया हुआ उन्होंने। एक दिन से उस साइड से जो है कानवाई छोड़ते हैं और एक साइड से एक दिन जम्मू से छोड़ी जाती है कानवाई, और इस तरह से थोड़ा महंगा पड़ता है, माल भी, किराया भी ज़्यादा है। यहाँ से 5-6 हज़ार रुपया था और वहाँ से 15,000 रुपया किराया ले रहे हैं, जिसकी वजह से काम थोड़ा कम हो गया। पीर पंजाला यहाँ पे बर्फबारी जो है बहुत है, हमें जो स्कूल में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ट्रैफिक वाले भी आगे खड़े होते हैं, पुलिस वाले भी आगे खड़े होते हैं, उनकी जिम्मेवारी जो है वो उन्होंने दी है कि गाड़ी जो भी है, जब तक रास्ता नहीं साफ होगा तब तक गाड़ी कोई भी नहीं जाएगी। शोपियान में सुबह शुरू हुई बारिश और बर्फबारी ने इलाके को मजीद सर्द बना दिया है, जिससे कि आवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। वहीं कबल अज वक्त बर्फबारी का खामियाजा भुगत रहे बागबानों में बेचैनी पाई जा रही है। हालांकि डीडीसी शोपियान ने जिले में किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए इंतजामिया को तैयार बताया। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम महकमे पूरी तरह से मुस्तैद है। इन सब के कंट्रोल रूम है और साथ ही साथ में एक हमारा जॉइंट कंट्रोल रूम रहता है मिनी सेक्रेटरीट में, जिसमें जो पूरी तरह मॉनिटर करता है 24/7। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लोग वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, वो नंबर हमने ऑलरेडी जारी कर दिए हैं। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट ये स्नो क्लियरेंस प्लान होता है, ये मैकेनिकल डिवीजन और आरएनबी
मिलके बनाते हैं। इसमें जो सड़कें हैं यहाँ की वो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में डिवाइड की जाती हैं। तो जो हमारी प्रायोरिटी 1 की सड़कें हैं उस पर काम उसी वक्त जारी हो जाता है, जैसे ही स्नोफॉल रुक जाती है उसी वक्त उसमें काम जारी होता है और वो क्लियर किया जाता है। उसके बाद प्रायोरिटी 2 उठाई जाती है। इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, नुकसान हो गया, अभी नुकसान भी हो रहा है। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मखलूज है। यहाँ समझो पिछले 8 दिनों से कोई बिजली है ही नहीं। कभी आधा घंटे को आती है, कभी 15 मिनट को आती है। एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है कहाँ पर क्या है। ना राशन होते हैं, ना मिट्टी का तेल होते, कोई अफसर पूछने वाला नहीं है, ना वक्त पर कोई अफसर आते हैं। बर वक्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो नुकसान हुआ है इसका भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए लोगों को। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे में एवलांच के दौरान फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसी दौरान एसएचओ सोनमर्ग की अगुवाई में एक टीम जोजिला दर्रे पर पहुंची और वहां पर फंसे मुसाफिरों की गाड़ियों और ट्रकों को निकालने में जुट गई। इस बीच एवलांच हो गया और पुलिस की गाड़ी को अपनी जद में ले लिया, जिसके चलते पुलिस एहलकार और बाकी लोग बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें मौके पर मौजूद दूसरे पुलिस एहलकारों ने काफी मशक्कत से बचाया। साथ ही दूसरी फंसी गाड़ियों को भी निकाला गया। उधर स्नोफॉल हो रहा था तो हमने पुलिस टीम्स इंडक्ट की थी। कुछ गाड़ियां फंसी थी, ट्रक्स, तो वो निकाले मॉर्निंग में। पर स्नोफॉल अचानक से बढ़ गया, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। और हमारी टीम वहाँ जितने 10 से 12 लोग जो थे वो दे वर स्टक देयर और उसको निकालने के प्रयास किए जा रहे थे। उनकी गाड़ियाँ फंस गई। तो इस दौरान में जो टीम थी इंस्पेक्टर मंजूर की, वो अवलांच के जद में आ गए। फॉर्चुनेटली ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं हुआ, बट गाड़ियाँ दब गई उनकी, जो कि आज हम निकालने की कोशिश करेंगे। टीम अपने आप को बचा के किसी तरीके से वहाँ से डाउनवर्ड पैदल निकल के आई। बट मैं इसको मिरेक्युलस एस्केप कहूँगा कि ऊपर वाले ने बचा लिया। और सब लोगों के लिए खासकर ये लेसन है कि इन जगहों पर कोई भी कोशिश नहीं करे जब तक क्लियरेंस वेदर डिपार्टमेंट, ट्रैफिक और पुलिस की तरफ से नहीं मिले, तब तक ऐसे ट्रैक पे मत चलें। ये बहुत रिस्की हो सकता है और सिंस फोर्सेस के पास कुछ अरेंजमेंट होते हैं तो सारे बच के। मुलाजमीन के दरमियान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को खुसूसन क्रिकेट को फरोग देने की गरज से भदरवा में महकमा जंगलात की जानिब से चिनाब सर्कल इंटर डिविजनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसमें चिनाब सर्कल के भदरवा, डोडा, बडौत, रामबन, किश्तवाड़ और मारवा समेत 8 इलाकों की टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी CF चिनाब सर्कल TB सिंह ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए CF चिनाब सर्कल ने कहा कि ये महकमा जंगलात मुलाजमीन के लिए एक बेहद मुस्बत पहल है, जो अपनी ड्यूटी अंजाम देने में हमेशा मसरूफ रहते हैं। इस मौके पर BCCI के वीडियो एनालिस्ट समीर मलिक भी मौजूद है, जिन्होंने महकमा जंगलात की इस पहल की सताइश करते हुए कहा कि ये न सिर्फ महकमे के मुलाजमीन को फायदा पहुंचाएगा, बल्कि इस खित्ते के तमाम लोगों के लिए एक मिसाल भी कायम करेगा। वहीं इस दौरान मेहमानों के दरमियान पौधे भी बांटे गए। तो भदरवा में इंटर डिविजनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद खासतौर से मुलाजमीन के दौरान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज खुसूसन क्रिकेट को फरोग देने की गरज से भदरवा में महकमा जंगलात की जानिब से चिनाब सर्कल इंटर डिविजनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट होते हैं, वो हर एक डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, जहाँ की हर स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें जो है वहाँ शिरकत करती हैं। और वो हमारी अपनी J&K के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्रिकेट टीम के लिए भी हमने सिलेक्शन करनी है। तो उस वजह से भी हम ये टूर्नामेंट करा के हम देखेंगे कि चिनाब सर्कल में कितने टैलेंटेड प्लेयर है हमारे पास, जिनमें पोटेंशियल है आगे टीम में पार्टिसिपेट करने की। तो वो सिलेक्शन होगी, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त इस कंडीशंस में बारिश में जितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है ये जो अपने मैन पावर को जो यूटिलाइज किया है और ग्राउंड को तैयार किया है, तो मैं उनको भी अपनी तरफ से बीइंग ए टेक्निकल जो है उनको अप्रिशिएबल उनके जो एफर्ट्स है उनको मानता हूं। जो कि मैं JKCA में या BCCI में एज ए टेक्निकल काम करता हूं, तो मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोलना चाहूंगा कि ऐसी इवेंट्स अगर सिर्फ फॉरेस्ट की तरफ से नहीं, कॉलेज प्रिंसिपल की तरफ से या किसी और की तरफ से भी अगर ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं, क्योंकि भदरवा में ग्राउंड्स की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, हम इंटर कॉलेज यहाँ पे करा सकते हैं जिसमें सारे डिवीजन के कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी तरह की इवेंट्स की जरूरत है भदरवा को कि उसका जो क्रिकेट जो एक पहचान थी उसको दोबारा वापस जो है एक पीक पे लाया जाए।
जम्मू में सालाना थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से मुनक्किद किए जा रहे इस फेस्टिवल में जम्मू खित्ते से 22 थिएटर ग्रुप शिरकत कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स की माने तो कुल मिलाकर 400 से ज्यादा असिस्टेंट आर्टिस्ट इस फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। फेस्टिवल 7 दिनों तक जारी रहेगा। फेस्टिवल की शुरुआत में जम्मू के फोल्क म्यूजिक और फोक डांस के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद शेक्सपियर के ड्रामे ओथेलो को हिंदी में पेश किया गया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। जो ग्रुप शिरकत कर रहे हैं इनके मंजे हुए डायरेक्टर्स हैं और कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ न्यू एंट्रेंट्स भी हैं। और इस थिएटर फेस्टिवल को लेते हुए मैं ये देख रहा हूँ तकरीबन 400 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। दिस शोज दैट देयर इज अ थिएटर मूवमेंट इन दिस जम्मू। जहाँ 400 आर्टिस्ट एक्टिव हों किसी शहर में, इसका मतलब है वो शहर बहुत एक्टिव है थिएटर के एतबार से। फेस्टिवल जो हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हर साल होता है। इस साल हमने खास तौर पर यहाँ पर तैयारियां की हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इस वक्त 5 बजे ड्रामा फेस्टिवल का आज इनागुरेशन होगा, जिसको डिवकाम जम्मू संजीव वर्मा जी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने कुछ हमारा जो ट्रेडिशनल फोक है, फोक आर्ट, फोक फॉर्म्स, उनका एक माहौल बनाया हुआ है। बाहर अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर अभी फोक जो डोगरा फोक की जो रिप्रेजेंटेटिव फोक पार्टीज हैं उनको बुलाया गया और उनका यहाँ पर परफॉर्मेंस होगा। जी देखिए, ये हर साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑर्गेनाइज करती है थिएटर फेस्टिवल। इसमें जो आज से ये थिएटर शुरू हो रहा है, इसमें 22 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट थुपस्तान छवांग ने पार्टी और लोकसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया है। और रियासती बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने भी उनके इस्तीफे को लेकर के इसको क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि उनका इस्तीफा हुआ है। और खासतौर से जराये के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि युपस्तान छवांग ने पिछले गुज़िश्ता 14 नवंबर को रियासत में बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना को एक खत लिख करके कहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सेहत की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं मेरे साथ, उसकी वजह से पार्टी की प्राइमरी जो मेंबरशिप है उससे मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसके साथ ही मैं लोकसभा के स्पीकर को भी अलग से एक खत लिख करके अपनी मेंबर पार्लियामेंट की जो सदस्यता है उससे तुरंत उससे इस्तीफा दे रहा हूं। सैयद तजम्मुल हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी सैयद तजम्मुल, जानकारी चाहेंगे इस खबर पर आपसे। इमरान, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो फुट होल्ड लद्दाख, कारगिल और ज़ांस्कार नोबरा के असेंबली सेगमेंट्स में बनाना चाहा, लेकिन बीजेपी को अभी तक कोई खातिर का कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से मुतल्लिका जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने इस्तीफा दिया। रियासती सदर रवीना रैना को अपना इस्तीफा भेज दिया और बहुत सारे जल्द लोकसभा स्पीकर को अलग सी कॉपी भी भेज देंगे। लेकिन उन्होंने खराबी सेहत का बहाना करके बताया कि वो बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। अगर सेहत खराब है तो इंसान चाहता है कि जिंदगी के आखिरी लम्हात उसी पार्टी के साथ गुजारे। अगर इतनी भी नौबत आती है तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लीडर की तरह ही जीना चाहते हैं। लेकिन आपको साफ बताऊं कि बीजेपी ने जो कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हुए उसमें कोई खातिर का कामयाबी हासिल नहीं की। यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेशतर सीटें जीती और कई एक वजूहात को लेकर बीजेपी ठीक है, बिल्कुल बहुत सारे इसके पीछे पेच है और देखना ही होगा और भी क्या बातें निकलकर सामने आती। बहुत शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में अभी इतना ही, लेकिन